हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर इम्यूनिटी का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने प्रतिरक्षा का कुछ परिचय लिया था कि इम्यूनिटी क्या है, इससे इम्यूनिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, सामान्यतः इम्यूनिटी से संबंधित मानव की देह में कौन कौन सी संरचनाएं या सेल्स हैं या कौन कौन से अंग हैं। मानव में जैसे ही कोई भी बाह्य पदार्थ एंटीजन या कोई पैथोजन पहुंचता है, उससे मानव संक्रमित क्यों नहीं होता है, रोग से ग्रसित क्यों नहीं होता है, उससे बचने के लिए या उससे संक्रमित होने से रोकने के लिए मानव में एक विशेष प्रकार का ये बोल सकते हैं सिस्टम पाया जाता है, इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसे ही कोई रोगजनक देह में पहुंचता है, रोग पैदा करने वाला, रोग उत्पन्न करने वाला, उसको कुछ विशेष मैकेनिज्म द्वारा या तो निष्क्रिय किया जाता है या मर्त किया जाता है या उसका भक्षण किया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि देह में प्रवेश से ही रोका जाता है, यानी देह में प्रवेश रोकने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे स्किन अपन ने किया था। इसमें आज हम वो क्रिया विधि या जो विधियां हैं वो दो प्रकार की थी प्रीवियस क्लासेज में। एक इन्नेट जन्मजात भी कहा था, स्वाभाविक भी कहते हैं हिंदी में। सेकंड जो है वो है एक्वायर्ड, उपार्जित भी इसे कहते हैं। दूसरा है ये जन्मजात नहीं होती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो स्पेसिफिक भी कहते हैं, विशिष्ट भी कहते हैं। विशिष्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह विशेष पैथोजन, विशेष रोगजनक के लिए काम करती है। सभी रोगजनक के लिए ये काम नहीं करती है, सभी रोगजनक को निष्क्रिय नहीं करती है, सभी रोगजनक से मानव की देह को सुरक्षित नहीं करती है। केवल विशेष रोगजनकों से ही मानव की देह को सुरक्षा देती है ये, इसलिए उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसके सामान्यतः दो प्रकार हैं। तो आज हम जो बिंदु ले रहे हैं, पहला वो है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये देखो, इसको तो बोलेंगे उपार्जित, यानी जो जीवन काल में अर्जित की जाती है वो। इसको बोलेंगे विशिष्ट, तो इसलिए केवल विशेष रोगजनकों के लिए काम करती है। देखो स्टूडेंट्स, कल इसके कुछ बिंदु लिए थे अपन ने। पहला तो है ये जीवन काल में अर्जित की जाती है, यानी जन्मजात नहीं होती। दूसरा है सभी पैथोजन के लिए काम नहीं करती, विशिष्ट के लिए काम करती, इसलिए विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, स्पेसिफिक। इसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। दूसरा, इसके दो टाइप्स हैं। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी। ये बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, इसको बोलेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें कि सक्रिय कौन सी होती है, निष्क्रिय कौन सी होती है। देखो, सामान्यतः मानव की देह में बाहर से कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स देह में प्रवेश करती है, उसे बाह्य पदार्थ कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, सामान्यतः प्रतिजन। तो ये है, देखो इसमें होगा एंटीजन। कहाँ प्रवेश होता है? देह में। और देह क्या बनाती है? एंटीबॉडी। ये तो पहला है कि जैसे ही प्रतिजन, एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, कहाँ प्रवेशित होगा? मानव की देह में। मानव की देह क्या बनाएगी? इससे सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षी बनाती है। देखो ध्यान कर लेना आप, एंटीजन बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आने वाले चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग, देह में प्रवेश करते हैं,
या तो एयर द्वारा, हवा द्वारा, खाद्य अंश के साथ भी प्रवेश कर सकते हैं, जल के साथ, या किसी अन्य स्पेसिफिक पोर द्वारा। देह क्या बनाएगी? उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो संरचनाएं बनाती हैं उसे एंटीबॉडी कहते हैं। इसमें ये ध्यान रख लेना, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, यानी बाहर लेबोरेटरीज में बने बनाए प्रतिरक्षी कहाँ इंजेक्ट किए जाते हैं? देह में इंजेक्ट किए जाते हैं, और किस रूप में बिहेव करते हैं? एंटीबॉडी में। यह आ जाएगा देह, यह आ जाएगा प्रतिरक्षी। देखो अंतर क्या है इसमें, एंटीजन के प्रवेश के फलस्वरूप देह क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। इसमें बने बनाए एंटीबॉडी कहाँ प्रवेश करवाए जाते हैं? देह में प्रवेश करवाए जाते हैं। ये तो इनमें कॉमन अंतर है। अगर हम लें, ये बोल सकते हैं इसमें एंटीजन के विरुद्ध यानी अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण देह द्वारा किया जाता है, देह द्वारा किया जाता है। ये तो पहला, इसी लाइन को लिखा मैंने। यहां देखो, ये बोल सकते हैं इसमें बने बनाए, इसमें विशिष्ट प्रतिरक्षी, विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। ये बोल सकते हैं अपन इसे, बने बनाए प्रतिरक्षी प्रवेशित करवाए जाते हैं। दूसरा देखो, ये जो प्रतिरक्षा है, यह प्रतिरक्षा धीमी गति से काम करती है। अब देखो धीमी गति से काम क्यों करती है कि जैसे ही एंटीजन जाएगा मानव की देह में, यानी जाने का अर्थ प्रवेश करेगा, तो मानव की देह स्टिमुलेट होगी, क्या बनाएगी? धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएगी, फिर उसको एंटीजन को या तो निष्क्रिय किया जाएगा या नष्ट किया जाएगा। ये तीव्र गति से संपन्न होती है क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी बने हुए हैं, अतः एंटीजन पर क्रिया करेंगे। ये बोल सकते हैं यह प्रतिरक्षा तीव्र गति से काम करती है। यह प्रतिरक्षा तीव्र गति से काम करती है क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी हैं, इसमें बनेंगे, इसमें बने बनाए हैं। देखो नेक्स्ट, यह प्रतिरक्षा लंबी अवधि तक सक्रिय होती है। देखो आगे एग्जांपल लेंगे इसमें, जैसे चाइल्ड स्टेज में बच्चों को जो वैक्सीन लगाते हैं विभिन्न डिजीज से प्रोटेक्शन हेतु, उसमें क्या प्रवेश करवाते हैं? प्रवेश करवाने वाली संरचनाओं को एंटीजन ही बोलते हैं। ध्यान ये रखना, उस वैक्सीन में सामान्यतः जीवाणु ही प्रवेश करवाते हैं, बैक्टीरिया ही प्रवेश करवाते हैं, या कोई स्पेसिफिक वायरस ही प्रवेश करवाते हैं। परंतु वो जीवाणु, वो वायरस कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। परंतु मानव की देह कभी ये नहीं मानती है कि वो निष्क्रिय या सक्रिय, उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। देखो वन सेकेंड, बच्चों को चाइल्ड स्टेज में जो वैक्सीन लगाए जाते हैं वो वैक्सीन को एंटीजन हम बोल सकते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया या वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। परंतु जो इंजेक्ट किए जाने वाले जो बैक्टीरिया या वायरस हैं, जो जीवाणु हैं या विषाणु हैं, वो कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, यानी उस बच्चे में प्रवेश के पश्चात वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए परंतु मानव की देह कभी ये नहीं मानती है कि वो सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं, और मानव की देह या बच्चे की देह क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। इसलिए लंबे समय तक, जब तक वो बच्चा जीवित रहता है, सामान्यतः उस रोग से संबंधित यदि कोई पैथोजन या कोई रोगजनक उस बच्चे की देह में प्रवेश करता है तो वो बच्चा उस रोग से संक्रमित नहीं होता है क्योंकि उसकी देह में पहले से क्या है? एंटीबॉडी बने बनाए हैं, जो उस इंजेक्शन, जो बच्चे को जो टीका लगाया गया था उस समय बने थे।
तो कहने का अर्थ है यह प्रतिरक्षा लंबी अवधि तक सक्रिय होती है, ये कम अवधि तक सक्रिय होती है। इसमें जैसे आगे एग्जांपल लेंगे अपन कि विशेष प्रकार के ये हैं, तो इन जैसे स्नेक के काटने पर जो भी डॉक्टर द्वारा जो भी मेडिसिन दी जाती हैं वो एक प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं, परंतु वो अल्प समय के लिए काम करती हैं। दोबारा जैसे ही उस मनुष्य को यदि स्नेक द्वारा काटा जाता है तो दोबारा उसे एंटीबॉडी दी जाती हैं, तो यानी कम अवधि तक कार्य करती है। यह प्रतिरक्षा कम अवधि तक सक्रिय होती है। ठीक है, अब सामान्यतः अगर हम इसमें देखें, उदाहरण के रूप पर जैसे एक डिजीज है डिप्थीरिया व टिटेनस के वैक्सीन के टीके, इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंटीजन। ऐसे हमने एक आरेख द्वारा इनको समझाया था कि ये मानव की देह मान लेंगे, ये मान लेंगे फिगर ह्यूमन एनी बॉडी पार्ट्स, बाहर जो भी है वो क्या है इन्वायरमेंट, इसमें जो भी लिविंग या नॉन लिविंग माइक्रोस्कोपिक जीव है, जो हो सकता है वो डेड भी हो, वो विभिन्न वेज से बाई एयर, बाई फूड, बाई वाटर यदि मानव की देह में प्रवेश करते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं एंटीजन। मानव की देह क्या बनाती है एंटीबॉडी, इसके फलस्वरूप दोनों में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। आगे लेंगे दोबारा ये बिंदु, इसको बोलेंगे एंटीजन। बाहर से आने वाले को मानव की देह क्या बना रही है एंटीबॉडी, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो कहने का अर्थ है बाहर से आने वाले वातावरण में उपस्थित वे पदार्थ जो मानव की देह में पहुंचते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, पैथोजन हो, उन्हें एंटीजन कहते हैं। देखो आगे नेक्स्ट है, इसमें अगर हम लें एंटीजन, बाहरी रोगाणु होते हैं, वह बाहरी रोगाणु है। ये भी यहाँ भी हमने बाहर से ही बनाए हैं, अभी ये भी बाहर से प्रवेश करवाए फिगर में, जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लिम्फोसाइट, ध्यान कर लेना आप, WBC का प्रकार है, मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं उसके, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इएसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट। दूसरी सबसे अधिक WBC हैं ये, और ये रूपांतरित होकर 2 प्रकार की सेल बनाती हैं, एक बनाती हैं मेमोरी सेल, एक बनाती हैं प्लाज्मा सेल। बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। अब देखो ऐसे दर्शा सकते हैं अपन इसे, ये मान लेंगे मानव की देह में उपस्थित बी लिम्फोसाइट, WBC का प्रकार है, हिंदी में बोलेंगे बी लसीकाणु। एक और होता है इसका टी लसीकाणु। बाहर से कोई भी पदार्थ देह में प्रवेश करते हैं, इनको क्या बोलते हैं एंटीजन। ये एंटीजन देह में प्रवेश होने के फलस्वरूप इसको क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा, तो ये मॉडिफाई होकर एक तो ये बनाएगी, 2 प्रकार की सेल बनाती है,
एक को तो बोलते हैं मेमोरी सेल, कि भविष्य में यदि यही पैथोजन आता है तो उससे संबंधित मेमोरी रखेगी। दूसरी है प्लाज्मा सेल, हिंदी में भी प्लाज्मा कोशिका बोलते हैं। ये प्लाज्मा सेल आगे क्या बनाती हैं, फिर एंटीबॉडी बनाती हैं। ये सामान्यतः आगे एंटीबॉडी की संरचना भी हम पढ़ेंगे। ये हैं एंटीबॉडी, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षी। देखो, बाहर से कोई भी रोगाणु या भारी पदार्थ देह में प्रवेश करते हैं, एयर द्वारा, जल द्वारा, खाद्य द्वारा, एंटीजन कहते हैं। ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। बनेंगे कैसे? बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की कोशिकाओं में मॉडिफाई होती है, 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये बोल सकते हैं, एक तो मेमोरी कोशिकाएं, स्मृति कोशिकाएं बोलते हैं। यदि दोबारा यही एंटीजन आता है इसी जाति का तो इससे संबंधित ये मेमोरी रखेंगी। दूसरी जो सेल है वो प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। अब इस एंटीजन को क्या करेंगी, ये अपने साथ बाइंड कर लेती हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन द्वारा। ये तो पहला है। दूसरा अगर हम देखें इसके कुछ अन्य स्पेसिफिक पॉइंट, कि सामान्यतः इनका मोलिकुलर वेट कितना होता है, आणविक भार कितना होता है, इनका रासायनिक संगठन क्या है। नेक्स्ट आ जाएगा एंटीजन का आणविक भार सामान्यतः कितना होता है, 6000 डाल्टन। कितना? 6000 डाल्टन, या इससे ज्यादा होता है, यानी इससे भी अधिक होता है। दूसरा अगर हम देखें इनका रासायनिक संगठन, कि एंटीजन किस किस से मिलकर बने। रासायनिक संगठन, किसका रासायनिक संगठन ले रहे हैं, एंटीजन का। ये प्रोटीन से भी बने होते हैं, कुछ इनमें लिपिड के भी बने हो सकते हैं, कुछ इनमें कार्बोहाइड्रेट या उसका प्रकार पॉलीसेकेराइड के भी बने हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड। कुछ ऐसे हैं जो डीएनए आरएनए के भी बने हो सकते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल के बने हो सकते हैं। ये सामान्यतः एंटीजन का क्या है, रासायनिक संगठन, यानी किन किन रसायनों से इनका गठन हुआ है। वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट एंटीजन, देह में प्रवेश के बाद देह में प्लाज्मा सेल, अभी बनाई है अपन ने ये वाली प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल से निर्मित संपूर्ण प्रतिरक्षी, इंग्लिश में बोलेंगे एंटीबॉडी से जुड़ते नहीं हैं, केवल विशेष खंड जो कि एंटीजन पर हैं से ही जुड़ते हैं, जिसे एपिटोप कहते हैं। जिसे एपिटोप कहते हैं, ये ध्यान कर लेना। देखो 2 बिंदु हैं इसमें, ये ले लिया जैसे एंटीजन, ये ले लिया एंटीबॉडी। इस पर तो विशेष प्रकार के स्थल उपस्थित होते हैं, उसे तो बोलते हैं एपिटोप। इस पर विशेष प्रकार के स्थल होते हैं, वो है पेराटोप। आपकी 11th क्लास की बुक में एपिटोप दे रखा है, पेराटोप नहीं दे रखा है। तो एंटीजन की सतह पर विशेष प्रकार के स्थल जहां से क्या होंगे, वो एंटीबॉडी से जुड़ेंगे। तो एंटीजन वाले स्थलों को तो बोल देंगे एपिटोप,
और यहाँ से भी जुड़ेंगे, एक विशेष स्थल से जाके जुड़ेंगे एंटीबॉडी पर भी, और उस स्थल को बोलते हैं पेराटोप। तो ये सामान्यतः एपिटोप पेराटोप क्या है, जहाँ दोनों आपस में जुड़ेंगे, दोनों आपस में संलग्नित होंगे, उस स्थल को बोलेंगे एपिटोप पेराटोप। अब देखो, एंटीजन का विनाश, ये बोल सकते हैं अपन एंटीजन का विनाश। ये ऐसी कौन कौन सी जैविक क्रियाएं अंदर मानव की देह में संपन्न होंगी जिसके फलस्वरूप एंटीजन को नष्ट किया जाता है। ये बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी में प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि के चरण, कि जैसे ही एंटीजन देह में प्रवेश होगा इसका विनाश कैसे किया जाता है। और मुख्यतः विनाश होता है 4 चरणों में होता है, 4 स्टेप्स में। पहला है बाह्य प्रतिजन में विभेद करना, यानी पहचानना कि वास्तव में ये बाह्य है कि नहीं है। दूसरा है बी लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित प्लाज्मा सेल्स से विशिष्ट प्रतिरक्षी बनाना। ध्यान ये रखना है कि विशेष पैथोजन के लिए काम करेंगे, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण। तीसरा देखो, दूसरे में है प्लाज्मा सेल का निर्माण ही है। तीसरे में आप लेंगे विशिष्ट प्रतिरक्षी, यह आ जाएगा प्लाज्मा सेल्स द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण, इसे बोलेंगे स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ये नहीं कि सही एंटीबॉडी सभी पैथोजन के लिए काम करेंगे, केवल जो एंटीजन आ रहा है उसके अगेंस्ट विशेष प्लाज्मा सेल द्वारा बनाए गए। फोर्थ जो स्टेप है वो है एंटीजन यानी प्रतिजन, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, इसे हिंदी में बोलेंगे प्रतिजन, इसे क्या बोलेंगे प्रतिरक्षी। प्रतिक्रिया तथा एक वार्ड में ये बिंदु किया था अपन में, आपको ध्यान में हो तो, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको बोलेंगे कोशिका माधित प्रतिरक्षा, यानी कोशिका अंदर लेगी, मध्य में लेगी, कोशिका माधित प्रतिरक्षा द्वारा एंटीजन का, प्रतिजन बोलेंगे, का विनाश। अब देखो ये 2-3 फिगर पहले बनाए, एक दोबारा फिगर हम बनाए, इसको बोलेंगे फिगर, यानी चित्र कैसा है ये बना रहे हैं, एंटीजन का देह में प्रवेश के पश्चात
उसका विनाश। इसका ये है बाह्य पदार्थ, इसको बोलेंगे एंटीजन, हिंदी में बोलेंगे प्रतिजन। यदि जैसे ही मानव की देह में प्रवेश करना है तो पहली स्थिति में है एंटीजन, इसका विभेद होगा। ये एंटीजन क्या करेगा, मानव की देह में कुछ विशेष प्रकार की सेल हैं जिनको बोलेंगे, कणिकाएं हैं वैसे, बी लिम्फोसाइट, हिंदी में बोलते हैं बी लसीकाणु, इसको स्टिमुलेट करेगा। ये बी लसीकाणु क्या बनाएंगी, विशेष प्रकार की सेल बनाएंगी। इनको तो बोलेंगे मेमोरी सेल, इनको बोलेंगे प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा कोशिकाएं बोल देंगे। ये क्या बनाएंगे, फिर आगे मॉडिफाई होकर एंटीबॉडी बनाएंगी। ये हैं एंटीबॉडी, वो भी कैसे हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीजन है ये इसके साथ क्या होगा, जुड़ेगा। ये हम ले सकते हैं, ये एंटीजन है। एंटीजन पर ये स्थल पाए जाते हैं, उसको तो बोलते हैं एपिटोप, एपिटोप, एपिटोप बोलते हैं। जैसे ही इसके साथ ये जुड़ेगा एंटीबॉडी, इस पर स्थल पाए जाते हैं, उसको बोलेंगे पेराटोप। नेक्स्ट प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, ये प्रक्रिया है एंटीजन का नष्ट होना या विनाश। ऐसे हम ले सकते हैं 4 स्टेप। ये पहला स्टेप, दूसरा प्लाज्मा सेल का निर्माण, तीसरा एंटीबॉडी का निर्माण, चौथा एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया द्वारा उसे क्या कर देना, नष्ट कर देना। सो थैंक्स, हैव ए नाइस